Good morning, students. I'm Bhagwan Singh. Now I'm going to teach you the last topic of this chapter, chapter 9, problem of efficient demand and excess demand. अब हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, क्या क्या है, एक्सेस डिमांड क्या है और डेफिशिएंट डिमांड क्या है. डेफिशिएंट डिमांड को हमने डिस्कस किया व्हेन AD less than AS and excess demand where AD more than AS. It is at full employment level and this is under employment level. इसमें दो कंडीशंस हैं कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट में और ये अंडर एम्प्लॉयमेंट. ये हमने टॉपिक इसमें डिस्कस किए थे. अब इसमें ये था कि कैसे आगे ये डेफिशिएंट डिमांड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, कैसे ज़्यादा किया जा सकता है, ठीक है. और एक्सेस डिमांड. अब इसमें एएस को हमने किया था कि ये परफेक्टली इलास्टिक है. परफेक्टली इलास्टिक मींस ये इंक्रीज और डिक्रीज होगी किसके अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग. एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ेगी तो एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ जाएगी और अगर कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी. बट इस कंडीशन में क्या था कि ये जहाँ तक कैपेसिटी है उसकी वहीं तक एडजस्ट होगी. अगर उसके बाद भी डिमांड ज़्यादा है तो फिर ये पॉसिबल नहीं है कि प्रोडक्शन हो. फिर प्रेशर किस पे आ जाता है, प्राइसेस में प्रेशर आ जाता है, प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और इस कंडीशन में क्या हो जाता है, इन्फ्लेशनरी गैप हो जाता है. इन्फ्लेशनरी गैप का मीनिंग क्या, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाता है आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम. अब इसमें क्या है डेफिशिएंट डिमांड, इसमें क्या था हमारे डिफ्लेशनरी गैप. इसमें डिफ्लेशनरी मींस जब मुद्दा आ रहा है मार्केट में डिमांड कम है, प्रोडक्शन ज़्यादा है तो प्रोड्यूसर कट ऑफ करता है अपना प्रोडक्शन कट करता है. कहाँ तक ले जाता है, वेयर AD इक्वल्स टू AS. इसमें प्रोड्यूसर बढ़ाता है, कहाँ तक बढ़ाता है, वेयर AD इक्वल्स टू AS. इसमें दोनों AS ही इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ इसमें एडजस्ट हो जाता है, लेकिन इसमें एडजस्ट कहाँ तक होता है, अप टू द मैक्सिमम लिमिट. उसके बाद जो है फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद जो है प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है. उसके बाद जो है प्राइसेज जो है हाइक होना स्टार्ट हो जाते हैं. हाइक हो जाते हैं तो इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन आ जाती है और इसमें डिफ्लेशनरी गैप होती है. और इसमें यूटिलाइजेशन जो है रिसोर्सेज का वो अंडर यूटिलाइजेशन होता है, फुल यूटिलाइजेशन नहीं होता, मींस फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट होता है. तो ये दोनों कंडीशंस थी, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी. अब इसमें किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है वो हम डिस्कस करेंगे कि मेजरमेंट्स क्या क्या जिससे इसको कंट्रोल किया जा सकता है. मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड, measures to correct deficient demand and excess demand. थर्ड इसका है फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी. ये दो पॉलिसी के थ्रू इसको करेक्ट किया जा सकता है. मींस इसको कैसे किस तरीके से अप डाउन करेंगे, किस तरीके से इसको इंक्रीज या कंट्रोल या फिर रिड्यूस कर सकते हैं. अब इसका कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल के सबसे पहले गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मींस क्या, जो भी गवर्नमेंट खर्चा कर रही है उसको अगर एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर देगी. वो कहाँ तक कर देगी, AD इक्वल्स टू AS हो जाए. अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो गवर्नमेंट अपना खर्चा जो है वो बढ़ा देगी. किस खर्चा गवर्नमेंट का होता है किसमें, जैसे रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, इस टाइप का जितने भी वर्क हो रहे हैं गवर्नमेंट के PWD के हो रहे हैं, जितने भी वर्क्स हो रहे हैं उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर देंगे. मीन्स अगर एक्सेस डिमांड की कंडीशन है तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी और अगर डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, जिससे कि AD किस कंडीशन में आ जाए, AS की कंडीशन में पहुंच जाए. अब दूसरा इसमें है टैक्सेस.
डेफिशिएंट डिमांड मीन्स डिमांड कम है। डिमांड कब होती है? जब लोगों के पास पैसा कम होता है, ठीक है। अब जब लोगों के पास पैसा कम है मीन्स परचेजिंग पावर कम है, तो डिमांड कम होगी। तो गवर्नमेंट परचेजिंग पावर को बढ़ाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कैसे इसको बढ़ाएगी? तो टैक्स रेट जो है टैक्सेस को बढ़ा के। टैक्सेस कैसे बढ़ेंगे? टैक्स रेट जब बढ़ जाएगा तो डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड, जैसे एक्सेस डिमांड है तो टैक्स रेट अगर इंक्रीज होगा, अगर इंक्रीज हो रहा है टैक्स रेट, तो डिस्पोजेबल इनकम जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ये डिक्रीज हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम, टैक्स रेट बढ़ेगा तो डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज होगी। डिस्पोजेबल इनकम कौन सी इनकम होती है? जो सारे टैक्सेस कटने के बाद कस्टमर के पास या पीपल के पास या इंडिविजुअल के पास बचती है खर्च करने के लिए, वो डिस्पोजेबल इनकम होती है। टैक्स वगैरह कटने का अगर टैक्स रेट ज़्यादा है, ठीक है, सपोज दैट उसके पास 1 लाख बच रहा है, पहले टैक्स रेट था, अगर टैक्स रेट बढ़ गया तो 5,000 रुपये, और अगर टैक्स चला गया तो 95,000 बच रहा है। तो 95,000 अगर उसके पास बच रहा है, परचेजिंग पावर उतनी उसकी कितने से कम होगी? 5,000 से। जब परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो वो डिमांड भी कम करेगा। जब डिमांड कम करेगा तो एक्सेस डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, वो कहाँ तक आ जाएगी? वेयर AD = AS, जहाँ तक सप्लाई है वहाँ तक आ जाएगी। और अगर डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है तो टैक्स रेट को कम कर दिया जाएगा। टैक्स रेट कम हो जाएंगे तो इनकम जो है इंडिविजुअल की वो इंक्रीज कर जाएगी। अगर इनकम इंक्रीज कर जाएगी तो वो परचेजिंग पावर उनकी बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो फर्दर डिमांड करेंगे, फर्दर डिमांड करेंगे तो जो डेफिशिएंट डिमांड है ये इंक्रीज हो गए, कहाँ तक पहुँच जाएगी? वेयर AD = AS की कंडीशन आ जाएगी। तो ये कंडीशंस हैं दोनों, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? नेक्स्ट है आपका टैक्सेस के बाद क्या है? पब्लिक बोरोइंग डेफिसिट। पब्लिक बोरोइंग डेफिसिट, पब्लिक बोरोइंग डेफिसिट। पब्लिक बोरोइंग डेफिसिट में पब्लिक बोरोइंग या पब्लिक डेट, इसको हम डेट कर देंगे, ठीक है, पब्लिक डेट, पब्लिक बोरोइंग या डेट। अब इसमें कंडीशन क्या है कि अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो जितना पब्लिक से बोरो किया जाएगा या फिर पब्लिक को दिया जाएगा, तो सिक्योरिटीज के थ्रू क्या करेंगे हम? पैसा ले लेंगे या फिर ज़्यादा या कम हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे होगा? पब्लिक से अगर तो डेफिशिएंट डिमांड है तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि सिक्योरिटीज के थ्रू पैसा इकोनॉमी में ज़्यादा चला जाएगा। कैसे जाएगा? जो गवर्नमेंट के पास पैसा सिक्योरिटीज है उनको क्या कर देंगे? बेच देंगे। बेचेंगे तो पैसा, अगर एक्सेस डिमांड है तो सिक्योरिटीज को बेचेंगे तो जो लोगों के पास पैसा है वो वापस बैंक के पास आ जाएगा। पैसा बैंक के पास आएगा तो कंडीशन क्या आ जाएगी कि उनकी परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो जो एक्सेस डिमांड है वो नीचे आ जाएगी। अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? जो सिक्योरिटीज पब्लिक के पास हैं उनको खरीद लेगी। जब खरीदेगी तो गवर्नमेंट का पैसा जो है लोगों के पास चला जाएगा, इकोनॉमी में चला जाएगा। जब पैसा इकोनॉमी में जाएगा तो मीन्स लोगों की परचेजिंग पावर जो है बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो फर्दर डिमांड करेंगे, फर्दर डिमांड करेंगे तो AD जो है AS के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट है बोरोइंग फ्रॉम RBI। बोरोइंग फ्रॉम RBI को भी, RBI से भी कैसे बोरोइंग लेंगे? इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी कैप को कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये कैसे होता है? जैसे इन्फ्लेशनरी कैप है जो है इसको कैसे डिसाइड करेक्ट इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी कैप रूल ऑफ RBI बोरोइंग। अगर इन्फ्लेशनरी कैप है तो जो पैसा है इकोनॉमी में उसको रोक लिया जाएगा, कम कर लिया जाएगा, परचेजिंग पावर कम की जाएगी। और अगर कमी है पैसे की, परचेजिंग पावर कम है तो उसको और डाल दिया जाएगा जिससे कि लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट जो इसमें है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे पहले क्या आता है? बैंक रेट।
ये फिस्कल पॉलिसीज थी और ये क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, सबसे पहले बैंक रेट। अब बैंक रेट है क्या? बैंक रेट वो रेट है जिस रेट से आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को पैसा देती है। मीन्स जो ब्याज आरबीआई लगाएगा, आरबीआई किसको देगा, आरबीआई जो है किसको देगा, कमर्शियल बैंक। हमने ये बैंकिंग चैप्टर में पढ़ा भी था कि दो तरीके के बैंक हैं, एक सेंट्रल बैंक है और दूसरा कमर्शियल बैंक है। जितने भी बाकी बैंक हैं वो कमर्शियल बैंक, जिससे हम लोग डील करते हैं वो कमर्शियल बैंक, और जिससे कमर्शियल बैंक डील करते हैं वो क्या है, आरबीआई। आरबीआई एक एपेक्स बॉडी है जो पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को सुपरवाइज करती है, सुपरवाइजरी बॉडी है, और उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं जिससे कि पूरे के पूरी बैंकिंग सिस्टम को वो कंट्रोल करती है। अब बैंक रेट क्या है, अगर जिस रेट से, जिस इंटरेस्ट रेट से किसको देगा वो, कमर्शियल बैंक को पैसा। अब मॉनेटरी पॉलिसी, अगर मान लो डेफिशिएंट डिमांड है, डेफिशिएंट डिमांड है, लोगों में परचेजिंग पावर कम है, परचेजिंग पावर कम है, तो बैंक रेट जो है, बैंक रेट को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। बैंक रेट को कम कर दिया जाएगा, कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम रेट पे आएगा, कम रेट पे आएगा तो पब्लिक को भी कम रेट पे देंगे। जब पब्लिक को कम रेट पे देंगे तो क्या होगा कि लोग जो है लोन ज़्यादा लेंगे, लोन ज़्यादा लेंगे तो परचेजिंग पावर उनकी बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो क्या होगा, डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। सपोज दैट एग्जांपल, मान लो हम एक कार लेते हैं 10 लाख की, 10 लाख हमने लोन लिया, इस पे 10 लाख लोन लिया एट अ रेट ऑफ 10%, तो इसकी 1 लाख रुपए इंटरेस्ट होगा। जो इंडिविजुअल पे करेगा वो 1 लाख करेगा, तो वो सोचेगा कि मैं ब्याज पे लूं कार या ना लूं। अगर दूसरी कंडीशन अगर वो 10 लाख ले रहा है लोन, ठीक है, 10 लाख ले रहा है एट अ रेट ऑफ 7% हो गया इंटरेस्ट रेट, 7% रेट है तो वो 70,000 पड़ रहा है उसको, तो मीन्स यहाँ पे 30,000 का उसको जो है वो बेनिफिट हो रहा है। 30,000 का बेनिफिट हो रहा है तो वो चाहेगा कि मैं जो कार ना लेना चाह रहा था वो कार परचेजिंग करने की सोच सकता है, वो परचेजिंग करेगा तो डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा। तो बैंक रेट का मेन रोल प्ले करता है कि वो कमर्शियल बैंक को किस रेट पे ब्याज पे पैसा दे रहा है, कम रेट पे या ज़्यादा रेट पे। अगर तो एक्सेस डेफिशिएंट डिमांड है तो इस रेट को कम कर दिया जाएगा, डेफिशिएंट डिमांड है तो कम कर दिया जाएगा, तो लोग ज़्यादा परचेजिंग पावर हो जाएगी, परचेजिंग पावर हो जाएगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करेंगे, तो एएस जो है एडी जो है इक्वल हो जाएगा। अगर एक्सेस डिमांड है तो एक्सेस डिमांड में क्या होगा, परचेजिंग पावर जो है वो कम करनी है तो इस रेट को जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। एक्सेस डिमांड की कंडीशन में परचेजिंग पावर कम करनी है, उस कंडीशन में क्या करना है, बैंक रेट जो है वो बढ़ा देगा। बैंक रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक को रेट ज़्यादा पे पैसा मिलेगा, ज़्यादा पे मिलेगा तो पब्लिक को भी ज़्यादा रेट पे देंगे। फिर उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो कम लेना पसंद करेंगे, जैसे यही 10 लाख है, 10 लाख का उन्होंने रेट बढ़ा के 12% कर दिया, तो 12% किया तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 1 लाख, अब 1,20,000 हो गया इंटरेस्ट अमाउंट पर ईयर, तो वो सोचेगा कि इसको पोस्टपोन कर देते हैं, मीन्स ये कार हम परचेज नहीं करेंगे। तो इस वजह से बैंक रेट जो मेन रोल प्ले करेगा इस कंडीशन में कि एक्सेस डिमांड है या डेफिशिएंट डिमांड है। अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो बैंक रेट कम कर दिया जाएगा, और एक्सेस डिमांड है तो बैंक रेट जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, बढ़ाने से परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो लोग जो है खरीदारी कम करेंगे। दूसरी कंडीशन है रिवर्स रेपो रेट। इसमें एक आता है रेपो रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। जो शॉर्ट टाइम के लिए पैसा चाहिए कमर्शियल बैंक को आरबीआई से, उसे क्या बोलते हैं, रेपो रेट। अगर कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम है तो वो किससे ले रहे हैं, आरबीआई से ले रहे हैं, ठीक है। इसमें भी आरबीआई देगा कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। तो जो देगा वो शॉर्ट टर्म के लिए, तो जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो क्या कहलाएगा, रेपो रेट। तो इसमें भी सेम कंडीशन है, अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो रेपो रेट को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, जिससे कि परचेजिंग पावर लोगों की बढ़े और डिमांड बढ़ जाए। और अगर एक्सेस डिमांड है तो रेपो
जिससे कि लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाए, ठीक है, कम हो जाए तो रेपो रेट बढ़ गया तो इंडिविजुअल के पास भी पैसा महंगे रेट पे जाएगा, महंगे रेट पे जाएगा तो परचेजिंग पावर जो है वो कम कर देंगे। दूसरी कंडीशन ये होगी। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या, अगर कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा है तो वो इंडिविजुअल को लोन देते हैं, इंडिविजुअल को लोन ना देके वो कहां पे रख रहे हैं, कमर्शियल बैंक में। तो जो कमर्शियल बैंक जो है वो लोन बैंक जो पैसा है वो कहां पे रख रहा है, रिजर्व बैंक में। जैसे हम इंडिविजुअल है, हम अपना पैसा अगर एक्सेस से पैसा है तो किस में रख रहे हैं, एफडी वगैरह करा दे रहे हैं या कुछ भी है कमर्शियल बैंक में। अब कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा, उन्होंने लोन कम बांट रखा है, कोई भी कंडीशन है, तो वो जो पैसा रिजर्व बैंक में रखते हैं तो उस पे जो ब्याज मिलता है, जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। अब ये रिवर्स रेपो रेट जो है ये कंडीशन को कैसे करता है, इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। अगर एक्सेस डिमांड है, अगर कंडीशन है एक्सेस डिमांड की, तो रिवर्स रेपो रेट को क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। आरबीआई जो है रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज कर देगा इट मींस कि जो बैंक, कमर्शियल बैंक बहुत सारी पार्टीज को लोन बांटेंगे तो वो क्या करेंगे, लोन पार्टीज को ना बांट के वो सीधा आरबीआई में इसको फंड जितना भी आरबीआई में सबमिट कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे, वहां से इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि बैंकिंग सिस्टम का जो है मेन बोले सोर्स ऑफ इनकम है तो वो क्या है, इंटरेस्ट है। तो अब उन्होंने इंटरेस्ट ही लेना है, डिफरेंट पार्टीज को बांट रहे हैं, वहां से भी इंटरेस्ट आना है। अगर वही पैसा उठा के उन्होंने आरबीआई में रख दिया तो वहां से भी इंटरेस्ट आना है। तो अगर एक्सेस डिमांड की कंडीशन है, महंगाई ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, महंगाई ज्यादा चल रही है, तो रिजर्व बैंक क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट जो है उसको बढ़ा देगा। रिवर्स रेपो रेट जो है इंक्रीज हो जाएगा। अब रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगा तो उनको महंगे ब्याज पे ज्यादा ब्याज मिलेगा, और कमर्शियल बैंक को जब ज्यादा मिलेगा तो पब्लिक में ना लोन बांट के वो क्या करेंगे, वो फंड को आरबीआई के पास रख देंगे। अब आरबीआई उस पैसे को यूज कर लेगा और उनको ब्याज मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और अब लोगों के पास पैसा जाएगा नहीं और उनकी परचेजिंग कम हो जाएगी, परचेजिंग कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो फर्दर डिमांड नहीं करेंगे। तो जो एक्सेस डिमांड की कंडीशन है वो धीरे धीरे कहां तक आ जाएगी, AD के इक्वल आ जाएगी। और इसी के रिवर्स का, अगर डेफिशिएंट डिमांड है, कम है, तो रिवर्स रेपो रेट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जब कम कर देंगे तो जो कमर्शियल बैंक ने पैसा वहां रखा हुआ है या वो रखना चाह रहे हैं आरबीआई में, तो वहां ना रख के वो क्या करेंगे, पब्लिक में बांटना स्टार्ट कर देंगे। पब्लिक में बांटेंगे तो उनको ज्यादा लोन मिलेगा, पब्लिक को ज्यादा लोन मिलेगा, ज्यादा लोन मिलेगा तो उनकी परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो फर्दर डिमांड करेंगे, फर्दर डिमांड करेंगे तो कंडीशन आ जाएगी AD=AS वाली कंडीशन जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट है इसमें पॉलिसी ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में कि जो भी सिक्योरिटीज है उसको खरीदा और बेचा जाता है, जितने भी सिक्योरिटीज है उसको खरीदा और बेचा जाता है। कौन बेचता है, आरबीआई बेचेगा ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अगर पैसा ज्यादा है इकोनॉमी में, मींस महंगाई है, एक्सेस डिमांड है, तो जो पब्लिक के पास पैसा उसको सौंप लिया जाएगा, किसके थ्रू द सेल ऑफ द सिक्योरिटीज को बेच दिया जाएगा। जो पब्लिक के पास पैसा परचेजिंग के लिए वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, फर्दर डिमांड कम करेंगे तो वो एक्सेस डिमांड जो है वो कंडीशन जो है वो बढ़ जाएगी, कहां तक आ जाएगी, AD=AS। और अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो सिक्योरिटीज बेच रखी हैं उसको वापस ले लेगी, खरीद लेगी, वापस ले लेगी। तो जो लोगों के पास पैसा है वो पैसा लोगों के पास ज्यादा चला जाएगा, जब ज्यादा जाएगा तो उनकी परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो फर्दर डिमांड करेंगे, फर्दर डिमांड करेंगे तो जो डिस्क्रिशनरी की कंडीशन है वो धीरे धीरे इक्वल पे आ जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी, जहां पे कि एफिशिएंट डिमांड इंक्रीज होकर इक्विलिब्रियम हो जाएगी और कंडीशन क्या आ जाएगी, वेयर AD=AS और वी कैन से S=I वाली कंडीशन जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट है इसमें CRR क्या है, जो पैसा एक फिक्स अमाउंट है, फिक्स क्वांटिटी है जो आरबीआई के अगेंस्ट रखना होता है कमर्शियल बैंक को।
कमर्शियल बैंक के पास जितना पैसा है उसका एक फिक्स डिपॉजिट है कि वो यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो, इसको क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो अमाउंट है उसके पास रखना होगा आरबीआई के पास। अगर एक्सेस डिमांड है तो सीआरआर जो है वो कम कर दिया जाएगा। मान लो सपोज दैट हम कर रहे हैं कि बैंक जो है वो 1 लाख से कम कर रहा है, 1 लाख अगर 5% है तो 5 लाख वो डिपॉजिट रखेंगे, मीन्स 95,000 जो वो लोन बांट सकते हैं। और अगर आप इसको 10% कर दिया तो उनके पास जो 90,000 की कंडीशन रह जाएगी लोन बांटने की, और अगर इसको 4% कर दिया तो 96 की कंडीशन आ जाएगी। तो क्या गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई क्या करेगा कि अगर एक्सेस डिमांड है तो सीआरआर को बढ़ा दिया जाएगा तो जो कमर्शियल बैंक के पास लोन बांटने के लिए पैसा वो आरबीआई के पास चला जाएगा, उनकी जो कैपेसिटी है लोन बांटने की वो कम हो जाएगी, कमर्शियल बैंक की कैपेसिटी कम हो जाएगी, वो कम लोन बांटेंगे तो पब्लिक के पास पैसा कम पहुंचेगा, आरबीआई अब पैसा कम पहुंचेगा तो वो परचेसिंग पावर भी कम हो जाएगी, तो कम डिमांड करेंगे तो एडी इक्वल्स टू एस हो जाएगा। और डेफिशिएंट डिमांड है तो सीआरआर को कम कर दिया जाएगा तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज़्यादा होगा लोन बांटने के लिए, वो पब्लिक में ज़्यादा लोन बांटेंगे, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, तो जो डेफिशिएंट डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा एसएलआर में सेम कंडीशन है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो है। अगर एक्सेस डिमांड है तो एसएलआर को बढ़ा दिया जाएगा, और अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो एसएलआर को कम कर दिया जाएगा, जिससे कि जो है इक्वल हो जाए, मीन जहां लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, इक्वल हो जाए किसके, परचेजिंग पावर। अब एसएलआर का सीआरआर का नेक्स्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, किसी बैंक से हम लोन लेते हैं तो उनको क्या करते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट एक अमाउंट, जब सपोज दैट हमने हमारे पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, हमें कोई भी लोन लेना, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज कर रहे हैं, तो अगर उनका मान लो 70% है, वो 70% लोन दे रहा है, इट मींस कि 30% के मार्जिन रिक्वायरमेंट है, 30% को मार्जिन रिक्वायरमेंट रख रहे हैं, मींस अगर 30% है तो हमें वो 70 लाख जो है वो देंगे, लोन जो है 70 लाख जो है प्रोवाइड करवाएंगे। अगर जो एक्सेस डिमांड है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाएगा, मींस एक्सेस डिमांड है तो ये अब क्या है 30% है सपोज दैट, तो इसको 40 कर दिया, तो जो 70 लाख को लोन दे रहे हैं वो क्या देंगे, 60 लाख लोन ही बैंक देगा, 60 लाख देगा तो लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा तो परचेजिंग पावर भी कम होगी। अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो क्या करेंगे कि मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है उसको कम कर दिया जाएगा। मान लो सपोज दैट 20% में लिख रहा हूँ, और 20% अगर हो गया तो 1 करोड़ की हमारी प्रॉपर्टी है, और लोन कितना मिल जाएगा, 80 लाख जो है 80 लाख जो है वो लोन मिल जाएगा। अब लोन ज़्यादा मिल रहा है, किसी भी कंडीशन में लोन ज़्यादा मिल रहा है तो इट मींस कि लोगों की परचेसिंग पावर जो है बढ़ रही है, लोगों के पास अगर पैसा कम है तो उसको पैसे को बढ़ाया जाता है, जिससे कि परचेसिंग पावर उनकी बढ़े। जैसे अभी जो है कुछ दिन पहले न्यूज़ आ रहा था कि 90% तक गोल्ड लोन में 90% तक जो है वो लोन दिया जाएगा, लोन 90% तक दिया जाएगा, मींस लोगों की परचेसिंग पावर को बढ़ाने के लिए जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको कम कर दिया गया। मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो गई तो उससे लोन जो है वो ज़्यादा लोगों के पास होगा, उनकी कैपेसिटी जो है वो लोन की बढ़ जाएगी तो परचेजिंग भी ज़्यादा करेंगे। फिर मॉरल प्रेशर इज एक्सेप्टेड, मॉरल प्रेशर इज एक्सेप्टेड। मॉरल प्रेशर क्या है, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनको आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, अगर वो गाइडलाइन फॉलो नहीं करते हैं तो आरबीआई उनके आगे स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। ये आरबीआई के जितने भी गाइडलाइंस है, जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करना ही होगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, आरबीआई उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर उनके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ जो है लीगल एक्शन ले सकता है। अब नेक्स्ट है इसमें एक पॉइंट और है, क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग का मीनिंग क्या है कि क्रेडिट मींस लोन को प्रोवाइड करना, उसका रेशनिंग मींस कोटा जो है, कोटा
सेक्टर में कितना कितना जो है लोन प्रोवाइड करवा रहा है। अब जिस फील्ड में ज़्यादा मुद्दा चल रहा है, जिस फील्ड में ज़्यादा मुद्दा चल रहा है उसमें कोटे को बढ़ा दिया जाएगा, और जिसमें इन्फ्लेशनरी चल रही है, महंगाई ज़्यादा चल रही है, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं जिस सेक्टर की, उसमें कोटा जो है वो कम कर दिया जाएगा लोन को, उसमें लोन कम आएगा तो लोगों की परचेसिंग पावर उस फील्ड में कम हो जाएगी। तो ये भी क्या कंडीशन है, डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने की कंडीशन है। तो ये सारी की सारी हमने सिचुएशन पढ़ी। अब ये दोनों इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड को, फिस्कल पॉलिसी और मार्जिन, फिस्कल पॉलिसी और दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है वो उसको कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है, और जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी को प्रोवाइड कौन करता है, आरबीआई। ठीक है, तो ये हमने पूरा का पूरा डिस्कस किया कि कैसे डेफिशिएंट डिमांड को और एक्सेस डिमांड को कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।